नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश आपको अच्छी खासी कमाई करके दे सकता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो तो कमाई नुकसान में बदल सकती है। कैसे निवेश के इस विकल्प का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको बताएगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। इस शो में हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर किस्म के सवालों का एकदम आसान शब्दों में जवाब देंगे ताकि आप अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सके। चलिए शुरू करते हैं शो और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में क्या खास है। आपको हम बताएंगे कि निवेशकों को क्या एनएफओ के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। आखिर एनएफओ किसके लिए सही है। इंटरनेशनल फंड में किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए, ये भी आज हम जानेंगे अपने शो में। साथ ही एक ही फंड में अलग अलग तारीख पर एसआईपी करने की स्ट्रैटेजी कैसी है, इसका जवाब भी आज आपको हम देंगे। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। आज हम शुरुआत सवाल जवाब से नहीं करेंगे। आज एक खबर तो खैर पहले की है, लेकिन इस पर हमें लगा बात कर लेनी चाहिए। एक एएमसी है एडलवाइज, उन्होंने एक नया फंड एनएफओ लेकर वो आए हैं जिसका नाम है एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड। तो आजकल इसके बारे में बात कर लेते हैं। 14 फरवरी को इसका एनएफओ खुल चुका है और 28 फरवरी को ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल एसआईपी सब्सक्रिप्शन के लिए शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़, दो चीज़ें हैं इसमें बात करने के लिए। पहला ये कि एनएफओ, उसमें निवेश किसे करना चाहिए, किसके लिए, और दूसरी पार्ट, इसका दूसरा हिस्सा इस पूरे कॉन्वर्सेशन का वो ये कि ये जो आजकल इंटरनेशनल फंड बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, ये किस तरह के निवेशकों के लिए सही हैं। तो शुरुआत करते हैं एनएफओ से। एनएफओ में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सो अगर हम बात कर रहे हैं रेगुलर एनएफओ, सो एनएफओ है क्या? एक न्यू फंड ऑफर है। ये कॉन्ट्ररी टू जो लोगों की बिलीफ होती है कि 10 रुपए में आपको एनएवी पे मिल रहा है, तो हालांकि वो एनएवी का जो पहलू है वो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देना चाहिए। उसके सोचते हुए कि 10 रुपए में मिल रहा है, सस्ता है, वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब जो भी स्कीम रेगुलर आज की तारीख में रनिंग स्कीम्स हैं, वो कभी ना कभी तो एनएफओ थी, कभी ना कभी तो उन्होंने नया ऑफरिंग लाया था और इन्वेस्टर्स से पैसे लिए थे, और आज वो उनको 10, 15, 20 साल हो चुके होंगे। सो वैसे कहते हुए कि एनएफओ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक ब्लैंकेट बैन नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि अगर इसी टाइप का फंड, मान लीजिए अगर एक हम कोई भी एनएफओ, अभी इडलवेस की बात नहीं करते हैं, एक लार्ज कैप फंड लॉन्च किया जा रहा है, तो आप उसमें देखेंगे कि इस लार्ज कैप में जो अभी लॉन्च हो रहा है उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो एग्जिस्टिंग, जो 15 या 20 साल से या 5-10 साल से कोई पहले से कोई लार्ज कैप स्कीम है, उसे ये क्या फर्क है। अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट हो या कुछ डिफरेंट थीम है उसके अंदर और वो आपको सूट करती है, तो आप एनएफओ में जाएंगे। नहीं तो आप ये प्रिफर करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है, उसके सारे रेशियोज आपको मालूम है, तो उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो कौन ये एनएफओ में किसको निवेश करना चाहिए, किसके लिए आता है ये? फिर अगर आप बोल रहे कि रिटेल निवेशक को नहीं देखना चाहिए इसकी तरफ, पुराने फंड को देखिए, तो कौन निवेश करता है इसमें? वेल, जैसे मैंने कहा कि हर कोई फंड जब लॉन्च होता है तब कभी ना कभी तो वो एनएफओ था ही ना। अगर हम 15 साल पुराना फंड देख रहे हैं तो 15 साल पहले भी तो उन्होंने लॉन्च किया था, इसमें निवेश किया होगा। तो जब लॉन्च हो रहा है तो अपने आप में वो बुरी बात नहीं है। मतलब हर कोई फंड एक नई चीज, हर एक म्यूचुअल फंड एक कोई नई टाइप की स्कीम लेके आएगा तो वो लॉन्च करेगा ही उसे। अब आपको ये देखना है कि इस फंड में मुझे अलग क्या मिल रहा है, ऐसा कुछ अलग है क्या मैं इस फंड हाउस को। और एक दूसरा नजरिया ये होता है कि ये फंड हाउस ने बहुत अच्छे रिटर्न्स पास्ट में दिए हैं। उनके जो एवरेज एसेट्स हैं, मान लीजिए 15 इक्विटी स्कीम्स हैं, उनमें से 10 या 12 स्कीम्स ने टॉप ऑफ द चार्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो क्या मैं ये सोलवी स्कीम पे भरोसा कर सकता हूँ? सो व्हाई नॉट। अगर फंड हाउस अच्छा है तो लॉन्च तो उन्हें करना ही है। करेक्ट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है तो आप उसमें डेफिनेटली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम अभी बात कर रहे हैं वो एडलवेस यूएस टेक्नोलॉजी फंड की। सो ये फंड करता क्या है अगर हम इसे समझें, सो ये एक फंड ऑफ फंड है। वो आपसे इंडियन रुपीस में पैसे इकट्ठा करेगा और ये पैसे वो जाके जेपी मॉर्गन यूएस टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट कर देगा, जो यूएस बेस्ड फंड है। सो आपने जो निवेश किया है वो इंडियन रुपीस में किया है। आपको कोई भी आरबीआई रेगुलेशंस या कोई भी चीज की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। जो आपका रेगुलर सिस्टम है उसी सिस्टम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पैसे जो हैं वो जाके एक
आईटी सेक्टर फंड, टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड यूएस में जो ऑपरेट कर रहा है उसमें जाके निवेश करता है। ओके सो आप एक सेक्टर फंड में निवेश कर रहे हैं लेकिन यूएस लिस्टेड। ओके सो ये उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे इंडियन आईटी सेक्टर फंड्स के साथ जो टेक्नोलॉजी फंड है, या आप इसे कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड फंड के साथ। ठीक है। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेट करना है, वो भी इंटरनेशनली। इंटरनेशनल अगर आपको ये जम रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा रिस्की नहीं लगता, क्योंकि एक तो आप सिर्फ यूएस आप एरिया वाइज या रीजन वाइज भी आप एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं और साथ ही उसमें भी आप सिर्फ टेक्नोलॉजी में कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा रिस्की बन जाता है क्या इस तरीके से? कोई भी सेक्टर फंड की अगर आप बात कर रहे तो हैं रिस्की होता है तो वो डाइवर्सिफाइड फंड के सामने डेफिनेटली ज्यादा रिस्क होता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि आप एक यूएस टेक्नोलॉजी फंड में कर रहे हैं तो आपके दो चीज अलग हो रही है जो आप अदरवाइज करते हैं। एक है आपको एक ज्योग्राफिकली आप दूसरी कंट्री में निवेश कर रहे हैं, आप उस कंट्री के टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। तीसरा आप एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ले रहे हैं। सो मान लीजिए कि अगर आईटी सेक्टर ने यूएस में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और उतना ही अगर डॉलर गिर गया और इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गई तो आपको उतना नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। सो आप एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर भी ले रहे हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो गया और ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर है। फोर्थ एलिमेंट ये है कि जब आप एक ऐसे इंटरनेशनल फंड में करते हैं, ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेट फंड मानी जाती है। सो जो भी आपके टैक्सेशन हैं वो आपको डेट स्कीम की तरह लगेंगे, विच इज 3 साल के अंदर पहले होगा तो आपके इनकम में ऐड होगा और अगर 3 साल के ऊपर तो 20% प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो मिलेगा। जी। सो ये सारी चीजें थोड़ी अलग हैं, लेकिन अगर आपको ये विश्वास है कि टेक्नोलॉजी आगे जाते हुए सबसे अच्छा रिटर्न्स देगी और आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कंसिडर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट है, आप भी शायद देखना चाहेंगे। अगर ये 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, वो लिस्ट अगर हमारे पास है तो प्लीज दिखाएं जरा। जो भी यहाँ पर यूएस ओरिएंटेड, जैसे कि फ्रैंकलिन इन फीडर एक फंड है, उसका रिटर्न देखिए, यूएस अपॉर्चुनिटीज, उसका रिटर्न ठीक है, बुरा नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप आप देखिए, उसका रिटर्न भी ठीक है। डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी है, जो रीजन वाइज उन्होंने यूएस पे ही फोकस किया हुआ है। लेकिन जो ऐसे फंड है जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, कोटक का है जो इंटरनेशनल फंड है, पीजीआईएम का ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी, जो सिर्फ आई थिंक यूएस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका रिटर्न बहुत ही अच्छा नहीं है, खराब नहीं कहेंगे हम कभी भी, अच्छा नहीं है। सर इंटरनेशनल फंड्स में अगेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक है कि या तो यूएस मार्केट पे कंसंट्रेट करते हैं या यूरोपियन मार्केट पे करते हैं, या आप एशियन इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं उसमें एशियन कंट्रीज आ गई, एक चाइना का फंड हो सकता है, और एक है डाइवर्सिफाइड। इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं कई बार कि एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, एक माइनिंग रिलेटेड होगा। अब जैसे कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, इसमें क्या नाम से नहीं पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे, आप क्या सिर्फ एशियन मार्केट की तरफ कर रहे हैं, यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट है तो एशियन मार्केट की तरफ आप कर रहे हैं। और पीजीआईएम ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, इसके नाम में कुछ वो नहीं है। नो, सो वी वुड नॉट नो इन दैट सेंस कि भाई ये कौन सी मार्केट में कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन हमें हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, इंडिया एक सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, अगर आप इमर्जिंग मार्केट में ही करना चाहते हैं तो अपनी लोकल इक्विटीज बहुत अच्छी हैं, आपको इंटरनेशनली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा एक्शन तो इंडिया में हो रहा है। अगर आप मैच्योर्ड मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं, सो थोड़ा पैसा आप ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप डेफिनेटली एक जो आपके पास ऑलरेडी है इमर्जिंग मार्केट आप ऑलरेडी है आपके पास है, और फिर यूएस आपका एक मैच्योर्ड मार्केट हो गया, तो आप वहां पे फिर भी एक दफा जा एब्सोल्युटली। सो इंटरनेशनल फंड्स में आप करीबन 10% जितना एक्सपोजर अगर लेते हैं, सो ये पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा एक लिवरेज हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे जब भी लोकली बहुत टर्माइल हुआ तब आपको ये इंटरनेशनल फंड्स, अगर हम रिटर्न्स भी बात कर रहे हैं तो अराउंड 25 to 35% की रेंज में आपको इंटरनेशनल फंड्स ने लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स दिए। राइट। सो इतना रिटर्न शायद आपको लोकल डोमेस्टिक इक्विटीज में नहीं मिला। एक किसी ने कहा था, किसी से बातचीत हो रही थी, किसी एक्सपर्ट से, इन्होंने कहा था कि अगर आपके गोल्स, वित्तीय लक्ष्य वैसे जैसे कि बाहर घूमने जाना है 5 साल में, जहां पर आपका खर्चा जो है वो बाहर की करेंसी में होना है, या फिर आपको पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भेजना है, अगर वैसा कोई वित्तीय लक्ष्य है तो आप एक इंटरनेशनल फंड को देख सकते हैं निवेश के नजरिए से। वो इसी के लिए क्योंकि उसमें फॉरेक्स का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली आ गया आपको। एब्सोल्युटली। सो फॉरेक्स के लिए आप हेज हो गए। फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चों की पढ़ाई अगर ओवरसीज करनी है, यूएस में आपको भेजना ही है, सो एक है कि आपको मालूम है डॉलर में आपका खर्चा होने वाला है। करेक्ट। तो आप डॉलर आज से ही एक्यूमुलेट करने लग जाएं और फिर उस समय जो भी रेट हो डॉलर का आप इम्यून हो जाते हैं, मतलब क्योंकि आपने ले रखे हैं और डॉलर में खर्चे करने हैं। तो यहाँ पे आपको डॉलर का एक्सपोजर भी मिल गया ऑटोमेटिकली, और साथ में आपने वहां की इक्विटीज में निवेश किया है। सो ऐसा हो सकता है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है लेकिन इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा। सो आइडियली स्पीकिंग
आप उसे मैच करेंगे, बोलेंगे आप बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं यूएस में पढ़ने के लिए, सारे पैसे वहीं लगा दो। वो सारे नहीं, लेकिन एक गोल, अच्छा उसमें भी आप बोल रहे हैं कि उस गोल के लिए सारे पैसे वहां लगाने की जरूरत नहीं, इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि आप अल्टीमेटली इक्विटी में एक्सपोजर ले रहे हैं ना, और डॉलर तो उसके अंडरलाइंग एसेट हो गया। करेक्ट। और एक्सपोजर तो आपका इक्विटी का ही है। सो अगर इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं किया और आपको बच्चों को पढ़ाई कराने यूएस ही भेजना है, तो फिर वहां पर तो आप इक्विटी तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना। अगर इतना ही क्लियर लक्ष्य है कि मुझे फॉरेन यूएस में इन्वेस्ट करना ही है, तो आप डॉलर लेके ही सीधा रखेंगे ना। पर ठीक है, ये तो डॉलर से ही सीधा आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो इस एनएफओ के बारे में आप क्या कहेंगे? सो वेल, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन अगर मुझे राय देनी होती तो मैं ये कहूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड फंड ले, बेटर है। डाइवर्सिफाइड फंड क्यों? अगर जैसे हम बात करें फ्रैंकलिन फीडर फंड है, आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड है, ये एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड है। उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर भी है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी में फोकस रखना, अगर आप उतनी कन्विक्शन रखते हैं तो डेफिनेटली सेक्टर फंड्स में करेंगे। हमने हमेशा निवेशकों के लिए यही कहा है कि अगर आपको फुल कन्विक्शन है, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट टाइम कर सकते हैं, तो आप सेक्टर में करेंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये भी तो एक सेक्टर फंड ही है आखिर में, विद एन इंटरनेशनल फ्लेवर। जी। सो आप क्या कर सकते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड फंड, जैसे आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है, आप इनमें निवेश करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में आपको टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, प्लस आपको दूसरी कंपनीज भी मिलेंगी। सो वो ऑब्वियसली एक मच बेटर प्रोपोजिशन होता है, मीडियम रिस्क एज कंपेयर टू, रादर लोअर रिस्क एज कंपेयर टू अ सेक्टर फंड। ओके, एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, किस रिस्क एपेटाइट वाले लोग इस तरह के फंड में जाएंगे? हाई रिस्क जो ले सकते हैं वही, क्योंकि एब्सोल्युटली हाई रिस्क एंड एडिशनली कि वो उन्हें ये पैसे कुछ भी रिटर्न दें या ना दें, उसे फर्क नहीं पड़े। और यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलना जरूरी है, वो उसके लिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलिए ठीक है, बहुत यहाँ पर हमने एडलवाइस एएमसी का जो नया फंड आया है, यूएस टेक्नोलॉजी फंड, इसका एनएफओ आया हुआ है। इसकी डिटेल्स आपको हम बता दें, ये एनएफओ खुला है 14 फेब को, 14 फरवरी को, मतलब बीते शुक्रवार, 28 फरवरी तक खुला हुआ है। उसके बाद ये एनएफओ बंद हो जाएगा, लेकिन आप इसमें फिर सब्सक्रिप्शन एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। किन्हें निवेश करना है उसके बारे में डिटेल आपको अभी हर्ष ने बता दिया। भाई थोड़ा सा एक्सपोजर 10% का ले सकते हैं, लेकिन ये जो फंड है ये काफी रिस्की फंड है, क्योंकि सेक्टोरल, एक तो इंटरनेशनल है प्लस सेक्टोरल है, तो थोड़ा सोच समझ के। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम सवाल लेंगे आपके और उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का जवाब देने का वक्त अब आ गया है, और जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। तो अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है AK श्रीवास्तव जी का, ये फोन पे फिलहाल मौजूद नहीं है हमारे साथ। इन्होंने लिखा है कि इन्हें किसी ऐसे फंड्स के बारे में पता चला है जहां पर निवेशक को हर महीने रिटर्न मिलता है लमसम अमाउंट के निवेश पे, मतलब अगर 15-20 लाख रुपए लगाएं तो हर महीने कुछ रिटर्न मिलता है। अगर ये सही है तो बताएं कि किस म्यूचुअल फंड की स्कीम मेरे लिए सही होगी। श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव जी नमस्ते। मेरी ये आपकी आवाज तो एकदम ही क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ से ही। चलिए इनसे बात करेंगे बाद में। इनका गोल जो है वो है 30 से 35 हजार रुपए कमाना हर महीने, 15 से 20 लाख के निवेश पे। बताइए। स्वाति, ये चीज जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जहां पे मंथली डिविडेंड के जो ऑप्शंस होते हैं, पर्टिकुलरली जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है, जो बैलेंस फंड्स पहले कैटेगरी थी जी, जिनको मार्केट करते थे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंट्स हैं, जो इस तरह मार्केट करते थे कि ये एक फिक्स डिपॉजिट बराबर है, आप पैसे लमसम लगा रहे हैं और हर महीने आपको डिविडेंड आएगा। अब ये जो डिविडेंड है ये मंथली डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। मतलब ये कई इन्वेस्टर्स ने ये सोच के लगाया कि फिक्स्ड डिपॉजिट है, उनको 12-13% हर साल का, हर महीने का डिविडेंड बोल के आएगा आपको। सो श्रीवास्तव जी, ये जो म्यूचुअल फंड्स में जब आप निवेश कर रहे हैं, अगर हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें या डेट फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स आपको कोई भी तरह की गारंटी नहीं दे सकती।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने चेक किया। दो फंड है, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, दोनों हाइब्रिड फंड है। इनके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का कि ये मंथली देंगे, मंथली डिविडेंड देंगे, लेकिन कितना डिविडेंड देंगे ये गारंटी नहीं Exactly. है, लेकिन देंगे ये गारंटी है। विच इज फाइन। सो मंथली डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है। अब ये डिविडेंड देंगे आपको, लेकिन कितना डिविडेंड देंगे वो गारंटी, लेकिन देंगे इतना तो है कम से कम। सो गेटिंग डिविडेंड एवरी मंथ, ये तो अनाउंस होगा तो देंगे। क्वेश्चन है कि कितना मिलेगा। निवेशकों को ये बताया गया है कि आपको 8 से 12% के बीच में। ये गलत है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। सो जो ये समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है। और एक बात समझनी है, ये तो हम बैलेंस एडवांटेज, बैलेंस फंड की बात कर रहे हैं, अग्रेसिव इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड्स की बात कर रहे हैं। डेट फंड्स पे भी गारंटी नहीं होती। सो पहली बात हर निवेशक को समझना है कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेबी ने भी कह रखा है कि आप इंडिकेटिव यील्ड भी नहीं दे सकते कि आपको लगभग कितना मिलेगा, ये भी चीज आप अपने इन्वेस्टर को नहीं बता सकते। सो गारंटी तो बहुत दूर की बात हो गई। सो श्रीवास्तव जी, आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं, आपकी कोई भी तरह की स्कीम हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, इक्विटी, कोई भी टाइप की स्कीम हो, उसमें कुछ भी गारंटीड नहीं है। जी हाँ, मंथली डिविडेंड का एक ऑप्शन है, विच मींस कि डिविडेंड मंथली अनाउंस किया जाएगा, आपको मिलेगा। कितना मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं है। ये बैलेंस फंड की अगर हम बात करें, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें मिनिमम 65% इक्विटी में निवेश किया जाता है और 35% आपका डेट में होता है। जब आप 65% अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, क्या आप किसी को भी गारंटी दे सकते हैं कि आपको हर महीने का इतना रिटर्न मिलेगा उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सो ये समझिए कि ठीक है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, स्कीम ने रिटर्न्स जनरेट किए, तो आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये पहले से कोई गारंटी नहीं होती। सो अगर आप एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट बोल के मिलेगा, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए पे आपको 30-35 हजार रुपए महीने के नहीं मिल सकते। क्योंकि अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, वो आपको 7 to 8% के बीच में आपको इंटरेस्ट एनुअली देती हैं, तो उसका जो मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा वो विच विल बी एटलीस्ट अबाउट हाफ ऑफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे आधा से कम होगा। सो पॉइंट एकदम क्लियर है कि आप समझ के इनमें निवेश करें जी। आप ये कोई एश्योरेंस में मत आ जाइए कि आपको हर महीने का 30-35 हजार मिलेगा। आप अगर एक SWP सेटअप करते हैं, जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, उसमें आप अपने अमाउंट तय कर सकते हैं कि मुझे 30 से 35 हजार रुपए चाहिए, लेकिन अगर उतना रिटर्न उस स्कीम ने जनरेट नहीं किया है तो आपके प्रिंसिपल में से रिडेम्पशन होते हुए आपको पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे 30-35 हजार मिल तो रहा है हर महीने का, लेकिन इधर पैसा कम होता जा रहा है जो आपने निवेश किया, आपके प्रिंसिपल में से ही कट रहा हो, ये चीज हो सकती है। तो श्रीवास्तव जी, आपको जो ये बेचा जा रहा है, किसी ने भी, जिसने भी कहा है कि ये मिलेगा, एक तो पहली बात ऐसा होगा नहीं। तो आप इस तरह के, मुझे लग रहा है कि आप रिटायर्ड हैं शायद, और एक मंथली इनकम का एक आप जरिया ढूंढ रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। म्यूचुअल फंड में जिसमें वो कहते भी हैं कि हर महीने आपको दिया जाएगा कुछ डिविडेंड, कितना दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसके भरोसे आप अपना अगर महीने का खर्च चलाने का सोचेंगे तो मायूसी होगी। तो भाई फिक्स डिपॉजिट टाइप की चीज़ें जो हैं आप उसको देख लीजिए। गोल जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा, 30 से 35 हजार आपको नहीं मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं, क्या हमारे जो दूसरे, चलिए, यश हमारे साथ फोन पे नहीं जुड़ पाए हैं। यश गर्ग का हमारे पास मेल आया था। देखिए, इनका बहुत लंबा चौड़ा मेल था, ठीक है। इनका जो सवाल है, मैं पहले सवाल निकालूं जी। ये 2 साल से निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, 35 साल इनकी उम्र है, चाहते हैं 10 साल में 1 करोड़ जोड़ना, ठीक है। 35 हजार PPF में ये निवेश करते हैं और बाकी सब इनके पास इमरजेंसी फंड वगैरह के नाम पे सब कुछ है। चलिए वहाँ तक ठीक है। अब इनका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं। 2 बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एक ही फंड में अलग अलग तारीख पे निवेश करना क्या सही स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा सवाल है, इनका जो NRI सेविंग अकाउंट है उसमें उनको 7% का टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसी में निवेश करते रहे या फिर डेट फंड। बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब अगर देखिए तो वैरायटी है इनके क्वेश्चन में। तो ये जो है ना पहला सवाल कि एक ही फंड में, ये मेरे सामने भी किसी ने कहा था एक बार कि मुझे एक फंड में निवेश करना है लेकिन मैं 3 अलग अलग डेट पे चाहता हूँ करना। तो मुझे लगा था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं लग रहा है। 2 फंड ले लो, इससे बेहतर 2 अलग अलग डेट पे। नहीं,
हम SIP अलग अलग डेट पे करना क्यों चाहते हैं, अगर हम वो समझे, भले एक स्कीम हो या दो अलग स्कीम्स हो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है। आपको हर लेवल पे मन करता है निवेश आप ऐसा कहते हैं कि मुझे अगर 10,000 रुपए डालनी है तो मैं क्यों ना 2,500 रुपया हर हफ्ते का डाल दूं, तो मुझे हर हफ्ते का जो प्राइस है वो प्राइस मिल जाएगा। सो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि SIP के अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा देखें, हम अगर 15-20 साल का डेटा देखें, सो अगर एक निवेशक है जिन्होंने महीने की जब भी एक ही इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, सपोज एक ही इंस्टॉलमेंट उन्होंने महीने की दी, और जब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया वो मार्केट टॉप पे था, उस महीने का टॉप था, अच्छा, और उनको एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिला 20 साल बाद, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 14.5% आसपास मिला फॉर एग्जांपल। एक दूसरा इन्वेस्टर है जिन्होंने जब भी इन्वेस्ट किया मार्केट उस महीने का लो था, तो इन्होंने भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन वो इतने लकी थे कि जब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया वो मार्केट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे था उस समय महीने का। ओवर 20 इयर्स इनका जो डिफरेंस है बिटवीन द बेस्ट डेट एंड द वर्स्ट डेट, इसका जो डिफरेंस है वो 50 बेसिस पॉइंट्स के बराबर ही रहेगा। तो उसके लिए इतनी ज्यादा माथापच्ची करने की फिर जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप कर भी लें तो क्या आपको श्योरिटी है कि आपने जब इन्वेस्ट किया वो मार्केट लो या ऊंचा था? सो आप कर लें, और अगर वो आप कर पाए तो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स के लिए मेहनत काफी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। पॉइंट है कि अब इतनी कोशिश करने के बाद भी आपको श्योरिटी नहीं होगी। एब्सोल्युटली। सो इस पहलू को ध्यान में रखते हुए हम उसे अभी डिवाइड करते हैं 4 इंस्टॉलमेंट्स में, तो क्या इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा? ऑनेस्टली नहीं। लेकिन अगर आपको 10,000 महीने के करने ही हैं, आपको 4 डिफरेंट डेट्स अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम उसमें भी डिवाइड कर लें। सो सेकंड पहलू ये है कि हार्म क्या है, कि नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। नुकसान तो कुछ भी नहीं है देखे तो। सो कई निवेशक ऐसे हैं जो कहते हैं कि सैलरी मेरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जाती है, मैं चाहता हूं कि 7 तारीख तक सब पैसे ले लो आप। लेकिन मान लीजिए जिसके पास 10,000 रुपए ही निवेश करने हैं और वो एक ही फंड में 3 अलग अलग तारीख को करेगा, वो तो आप मुझे लगता है कि समझदारी नहीं होगी ना। आई मीन अगेन द सेम पॉइंट है। जैसे कि आपको किसी का होता है कि 50,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, तो आप उसमें से 10,000 रुपए एक फंड में डाल रहे हैं, उसको आपने 3-4 हिस्सों में बांट दिया है। नहीं, वो नहीं। अगर आप 50,000 कर रहे हैं और आपने 5 स्कीम्स ले रखी है 10,000 की, सो एक स्कीम में तो आप एक साथ ही डालेंगे, दूसरी जो 10,000 है वो आप शायद उसे अलग दूसरी डेट ले सकते हैं। तो आप 10,000 अगर निवेश कर रहे हैं और 2,500 की 4 डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो क्यों ना आप 2,500 की डिफरेंट डेट्स ले लें। और अगर आप 10,000 की एक स्कीम ले रहे हैं, 10,000 की दूसरी स्कीम ले रहे हैं, और इस 10,000 में भी आप 4 डेट्स दे रहे हैं, तो वो करने की बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब फिर आप हर स्कीम में 4-4 डेट ले रहे हैं, तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे और इतना फायदा मिलेगा नहीं जितना आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। ओके, तो क्विकली इनके पोर्टफोलियो में बता दीजिए कि पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जी हाँ, अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही स्मॉल मिड कैप्स, बहुत रेपुटेशंस है, बहुत डुप्लीकेशंस है। हम इनका एक 30,000 का जो पोर्टफोलियो है उसे हम इस तरह बनाएंगे। सो यश, आप ये ध्यान में रखें कि आपका 30,000 इस तरह डिवाइड करना है। मेरा एसेट इमर्जिंग इक्विटी, इसमें आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट घटा के हम इसमें 8,000 रुपए का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। क्यों? बैलेंस करने के लिए, क्या अच्छा। ताकि इसमें हम एक लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप हम ऐड कर रहे हैं, मल्टी कैप ऐड करेंगे, और हम इंटरनेशनल फंड भी जोड़ रहे हैं। अच्छा, सो हम इसको सिर्फ मॉडरेट कर रहे हैं ताकि बैलेंस आउट होके इन्हें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है। SBI ब्लू चिप फंड में आप 8,000 रुपए निवेश करें, इसमें आपको बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000 रुपए, ये जो आपका लार्ज एंड मिड कैप है या मिड एंड स्मॉल कैप फंड है, ये बाकी सब मिड एंड स्मॉल कैप्स को रिप्लेस करके हम एक ही फंड आपको दे रहे हैं। एक्सिस फोकस 25 फंड, ये एक मल्टी कैप है, इसमें 5,000, और एक ICICI US ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये एक 4,000 रुपए आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर जो हम बात करते हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। तो यश, आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना है ये बता दिया आपको हर्ष ने, और साथ ही आपका एक और सवाल था 7% NRI सेविंग अकाउंट पे, तो आप उसमें निवेश कीजिए, आपको डेट फंड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कम से कम गारंटीड फिक्स रिटर्न मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री, वो भी टैक्स फ्री, तो वहां पर आपको एकदम ही सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपको करना क्या है भाई कि आपको हमें सवाल भेजने हैं, और जब भी आप सवाल भेजेंगे तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सके, आपसे हम बात कर सके। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।